ठीक है बेटा, आज स्टार्ट करते हैं हम। और आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी आपकी ऐसे समझो कि आज की क्लास थोड़ी इम्पॉर्टेंट भी होने वाली है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या है, आपसे कोई भी सवाल कर सकता है, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं अभी डॉट नेट में सबसे मेन चीज़ होती है आपकी डेटाबेस। डेटाबेसेस क्या होती हैं, यानी कि डेटाबेस का काम क्या होता है, डेटाबेस को हम किस इस्तेमाल में लेकर आते हैं। और ये जो डेटाबेस होती है वो यानी कि अगर आप देखा जाए तो डेटाबेस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। डेटाबेस की यानी कि आप स्कोप के बारे में बात करें तो बहुत ही हैवी स्कोप है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखें, मैं थोड़ा सा इंटरनेट चला कर मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटाबेस का स्कोप कितना है। डेटाबेस का मतलब क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये बताता हूँ आप लोगों को। लाइव एग्जाम्पल एक दिखाता हूँ कि डेटाबेस का स्कोप कितना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डेटाबेस। डेटाबेस जो होता है उसका जो डेवलपर होता है डेवलपर सैलरी कितनी होती है उसकी। चलो सैलरी इन पाकिस्तान देख लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक डेटाबेस जो डेवलपर होता है उसकी सैलरी कितनी होती है। कितने हैं? 42,000 यानी कि स्टार्टिंग जो सैलरी होती है उसकी एवरेज सैलरी। अच्छा याद रखना, ये है आपकी एवरेज सैलरी। मतलब यहाँ पर बताएगा आप लोगों को द एवरेज सैलरी फॉर डेटाबेस डेवलपर। एवरेज मीन कि स्टार्टिंग की सैलरी अगर आपको डेटाबेस अच्छे से आता है तो आप 42,000 मिनिमम, कम से कम की सैलरी आप उठा सकते हो। वैसे तो अगर हम इसको ओपन करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यानी कि लेवल की सैलरीज आ जाएंगी, जहाँ से आप 42,000 अगर आप डेटाबेस को समझ लेते हो तो 42,000 स्टार्टिंग आपको सैलरी मिल सकती है पाकिस्तान के अंदर। फिर आगे जो है जी IBA की, हाँ IBA की जो सैलरी है वो 1.5 से 2 लाख की सैलरी है। ठीक है, अब फिर तो कंपेयर किया जाता है कि इस्लामाबाद में आपको कितना मिल सकता है, लाहौर में कितनी मिल सकती है, पेशावर के अंदर कितनी सैलरी मिल सकती है, कराची पाकिस्तान के अंदर आपको सैलरी कितनी मिल सकती है 36,000 तक की। ठीक है, और रावलपिंडी में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, ये जो है आपको। और मज़ीद SQL डेवलपर देखें, एवरेज सैलरी 51,000 भी मिल सकती है। उसके अलावा जो है ना 65,000 भी, 77। यानी कि ये देखें, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ आप लोगों को कि जॉब भी हैं ऑनलाइन। आप अगर जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है ना जॉब ओपनिंग्स। आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप रहते हैं तो आप अगर आपको अच्छा यानी कि स्कोप है डेटाबेस के अंदर तो आपको अच्छी से अच्छी सैलरी मिल सकती है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि सैलरी जो है वो इतना वो नहीं होता। जस्ट ये होता है कि भाई देखो सिंपल, इधर ध्यान दो, सैलरी इतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, मगर ये है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर ये तो आपको ऐसे ही बता रहा है कि ऑनलाइन बता रहा है कि गूगल के हिसाब से इतनी सैलरी मिल सकती है। अगर आप इंटरव्यूज़ देते हैं तो आपकी 50 और 40 प्लस यानी कि 40,000 से स्टार्टिंग आपकी सैलरी होगी एज अ जूनियर, एज अ एवरेज, एज अ स्टार्टिंग सैलरी। अगर आप सीनियर लेवल में जाते हैं, आपको 4 से 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, 1 से 2 लाख रुपए आराम से आप उठा सकते हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए आराम से उठा सकते हैं। और उसके बाद आपको गाड़ी, हर चीज़ मिल सकती है इस डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए, अगर आप डेटाबेस के डेवलपर हो तो। और कई हद तक मैंने ये भी सुना है कि डेटाबेस का डेवलपर जो है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी उठाने वाला इंसान भी डेटाबेस का डेवलपर ही है, जो डेटाबेस को सही से समझता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेटाबेस बेसिकली है क्या। अगर आपसे कोई सवाल करता है तो डेटाबेस क्या है, तो मैं यहाँ से जो है विनवर्ड MS वर्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ। MS वर्ड को मैं ओपन करके एक शेप बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को कि डेटाबेस जो है वो क्या है, किस तरीके से, कहाँ पर हमारे इस्तेमाल में आती है। फिर हम आगे इसको मज़ीद और यानी कि समझेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये मेरे सामने एक इंटरफेस है MS वर्ड का, सही है। और मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ
और मैं डायग्राम बनाता हूँ एक डेटाबेस का, ठीक है। मैं एक शेप उठाता हूँ और शेप उठाने के बाद यहाँ पर आकर मैं इस शेप को यूँ रख लेता हूँ और राइट क्लिक करके इस शेप के ऊपर मैं कुछ लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है एडिट टेक्स्ट कर लेता हूँ, एड टेक्स्ट। ये मेरी एक डेटाबेस है, मिसाल के तौर पे समझते जाना बेटा आप लोग। ये डेटाबेस है हम MS वर्ड नहीं डेटाबेस को समझ रहे हैं। ये एक डेटाबेस है। बेसिकली हम ये समझते हैं कि डेटाबेस जो है वो है क्या, और डेटाबेस का काम क्या है, डेटाबेस कहाँ तक हमारे इस्तेमाल में आ सकती है, डेटाबेस को हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटाबेस की जो यानी कि जितनी भी डिस्क्रिप्शंस हैं या डेटाबेस का जितना भी इस्तेमाल है वो कितना इस्तेमाल है। अब देखिए डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। डेटाबेस क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डेटा, ठीक है, और दूसरा लफ्ज़ है हमारे सामने बेस। हमारे सामने दो लफ्ज़ हैं, एक है डेटा, दूसरा है बेस। सही है बेटा, समझ गए। डेटा का मतलब क्या होता है, आपसे अगर कोई सवाल करता है व्हाट इज़ डेटा, तो आप क्या बताएंगे? डेटा का मतलब होता है रॉ मटेरियल, हम इसको कहते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग जो आप जिसामत रखती हो, यानी कि जो चीज़ दिखती हो, एनीथिंग, इसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। समझे ये चीज़? यानी कि देखो अब मैंने ये एक शेप बनाया, ये भी मेरे किस्म का डेटा है। ये जो मैंने लिखा है ना लफ्ज़, ये भी मेरे किस्म का डेटा है। ये जो MS ऑफिस चल रहा है, ये भी मेरे किस्म का डेटा है। मेरे पास मोबाइल है, वो भी एक किस्म का डेटा है, ठीक है। यहाँ पर इस MS ऑफिस में ये जो व्यू दिख रहा है, ये भी एक किस्म का डेटा है। तो डेटा मीन्स कि एनीथिंग, आपके पास जो भी, आपके हाथ में घड़ी है, ये भी आपका डेटा है, ठीक है। आपके पास बटवा है, ये भी आपका डेटा है। आपके पास पर्स, कुछ भी, यानी कि XYZ, यानी कि आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ है, ये आपका डेटा है। इट्स कॉल्ड डेटा, एनीथिंग, यानी कि जो चीज़ दिख रही हो, जिसको आप टच कर सकें, देख सकें, फील कर सकें, आप अपनी प्रॉपर्टी जिसको समझें, आप अपना घर समझें, कुछ भी समझें, ये डेटा होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डेटाबेस, और यहाँ पर सबसे, यानी कि डेटा का मतलब ये होता है कि रॉ मटेरियल, एनीथिंग, कोई भी चीज़, उसको हम डेटा कहते हैं। बेस का मतलब होता है बुनियादी, स्टार्टिंग, क्या कहते हैं हम इसको? स्टार्टिंग भी कह सकते हैं आप इसको। सही है, यानी कि आपका डेटा ऐसा डेटा जो स्टार्टिंग करता हो, कहाँ से स्टार्ट होता हो, सही है। अब देखो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? मालूमात। इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशन, मालूमात का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में समझना। किसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स के डेटा के बारे में मालूमात रखना, समझे। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में मालूमात रखना, यही होता है ना। कोई चीज़ मतलब डेटा होती है, मैंने यही कहा ना आप लोगों को। डेटा मीन्स एनीथिंग, इंफॉर्मेशन मतलब उस चीज़ के बारे में मालूमात रखना, समझ गए ना। यानी कि आपके पास कोई भी चीज़ है, उसके बारे में मालूमात रखना। जैसे मेरी मोबाइल है, मोबाइल हो सकती है मेरे पास, अब इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है वो मुझे पता है, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूट है, साकी इंस्टीट्यूट है। साकी इंस्टीट्यूट में हम कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन है, समझे आप लोग, समझे ना। क्लियर हो गया ना। देखो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात रखना, जानकारी रखना कि ये क्या है, किसने बनाया, कब बना, क्यों बना, क्या वजह है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब डेटा का मतलब होता है कोई भी चीज़, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है उसकी मालूमात, ठीक है। और बेस का मतलब होता है स्टार्टिंग, मतलब किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग मालूमात रखना, ये होता है हमारा डेटाबेस, समझे। डेटाबेस का मैनुअल मतलब ये होता है। इस MS वर्ड को नहीं देखें, ये मेरा एडिटर है, इसमें मैं एडिट कर रहा हूँ, ये आपने नहीं पढ़ना,
सही है। आप MS वर्ड को इस्तेमाल करते हो, नोटपैड को इस्तेमाल करते हो, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही रखा हुआ है समझने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब देखो डेटाबेस का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग। आपसे कोई भी सवाल कर सकता है व्हाट इज़ डेटाबेस, आप कहेंगे किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन रखने को हम डेटाबेस कहते हैं। समझे? क्लियर हुआ? यानी कि देखिए मिसाल के तौर पे आपसे नादरा में क्या होता है? नादरा में क्या होता है? डेटाबेस होती है ना। क्या उसमें डेटाबेस में क्या होता है? मसलन आपकी इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन होती है ना, वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक होती है, आपके वालिद का नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपके ख़ानदान नंबर्स। यानी कि डेटाबेस का मतलब है इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग। आप किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले डेटाबेस बनानी पड़ती है। अगर हम दुकान की बात करें, अब दुकान में मेरे पास कितने आइटम्स हैं, अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है, सेल क्वांटिटी कितनी है, कितना मैंने ख़र्चा किया, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, कितना मेरे पास इनकम हो रही है, कितनी मेरी आउटगोइंग हो रही है, ये सारी की सारी मेरी डेटाबेस के अंदर सेव होगी। और जब मेरा दिल चाहेगा मैं डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए देखूंगा। नादरा में ये होता है ना, नादरा में हम अपना नाम वगैरह रजिस्टर करवा देते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ता है? फिंगरप्रिंट लगानी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि ये। तो डेटाबेस का मतलब होता है, देखो डेटा का मतलब होता है रॉ मटेरियल एनीथिंग, बेस का मतलब होता है उस रॉ मटेरियल की स्टार्टिंग, ठीक है, यानी कि शुरुआती चीज़ें, बुनियादी चीज़ें, सही है। फिर इसमें एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि मालूमात रखना। डेटाबेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप मालूमात रखते हैं तो ये आपकी डेटाबेस आ गई। आप उस मालूमात को सेव करके रखते हैं। याद रखना, सिर्फ मालूमात, देखें मेरा दिमाग है, अब ये मेरा दिमाग जो है ना डेटाबेस का काम करता है। मैं आपको कैसे जानता हूँ, मैं आपको कैसे पहचानता हूँ? क्योंकि ये मेरे डेटाबेस के अंदर सेव है। आपका चेहरा मेरे डेटाबेस के अंदर सेव है। ये अगर डेटाबेस ही ना हो, मेरा दिमाग यानी कि ख़राब हो जाए, तो मैं आपको नहीं पहचानूंगा, पत्थर उठा के मारूंगा, क्योंकि मैं आपको पहचानूंगा ही नहीं। तो हम पहचानते जब हैं जब मेरे पास कोई चीज़ सेव होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। अब नया बंदा आएगा मैं निकाल दूंगा, ठीक है, क्यों निकालूंगा? क्योंकि उसको मैं जानता ही नहीं हूँ। तो डेटाबेस का मतलब ये होता है, समझ गए ना आप? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, हम वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं टेबल फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? टेबल फॉर्मेट में। टेबल फॉर्मेट में हम इसकी इन्फॉर्मेशन रख देते हैं डेटाबेस की। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पर देखें, एक टेबल में उठा लेता हूँ। वैसे आप लाजमी नहीं है कि आप जो है ना यहाँ से टेबल उठाएं, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसमें एस नंबर, स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम, ठीक है। और यहाँ पर कर लेते हैं कि फ़ीस, स्टूडेंट फ़ीस जो है, सही है। ये जो है ना, देखिए मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है, जिसका सीरियल नंबर है 1, नाम है अशरफ। हम उससे फ़ीस लेते हैं 2000 रुपये, समझ गए? मतलब ये जो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ टेबल फॉर्मेट में, ये जो मेरी यहाँ पर आपको आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन मैं रख रहा हूँ, ये भी एक किस्म की डेटा हो गई ना। ये मैं डेटा सेव कर रहा हूँ ना यहाँ पर, समझ गए? ये मेरी डेटा है। जब भी मुझे देखना है स्टूडेंट नेम में से, तो मैं देखूँगा कि अशरफ है, अशरफ की फ़ीस कितनी है। समझ गए? क्लियर हो गया? यानी कि हम जब भी इंफॉर्मेशन को रखते हैं, सेव करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, डेटाबेस के अंदर जब भी हम इंफॉर्मेशन को रखते हैं तो कौन से फॉर्मेट में रखते हैं? टेबल फॉर्मेट में। तो कभी कभी मैं डेटाबेस की डेफिनेशन इस तरीके से भी निकाल लेता हूँ, द कलेक्शन ऑफ
द कलेक्शन ऑफ टेबल्स के कलेक्शन को इज कॉल्ड डेटाबेस। यानी कि अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात, और कलेक्शन ऑफ मल्टी टेबल्स। यहाँ पर मैंने टेबल्स लिखा है तो आप इसको मल्टी टेबल भी कह सकते हैं, कलेक्शंस, मतलब बहुत सारी टेबल्स को कलेक्शन ऑफ मल्टी टेबल्स। मतलब टेबल्स का कलेक्शन मल्टी तो कहें या ना कहें, उसमें वैसे भी क्लियर हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ मल्टी टेबल्स इज कॉल्ड डेटाबेस। यानी कि ये, अब देखो मैं आपको एक मिसाल दे दूँ। मिसाल ये है, यहाँ पर समझना, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। स्कूल के अंदर हम कितनी टेबल्स बना सकते हैं? अगर स्कूल का मुझे डेटाबेस बनाना है तो उसके अंदर मैं क्या क्या रख सकता हूँ, आप मुझे बताएं। स्टूडेंट का रिकॉर्ड, टीचर्स का अलग, स्टूडेंट का अलग, टीचर्स का अलग, उसके अलावा यानी कि वो आपकी जो जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट, उसका अलग डेटाबेस बनेगा। उसके अलावा न्यू एडमिशन स्टूडेंट ही आ गया, उसके अलावा क्या हो सकता है? फीस का अलग बनेगा, यानी कि आपका जो स्टूडेंट आ रहा है वो कितनी फ़ीस पे कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा। रिजल्ट्स, स्टूडेंट की अटेंडेंस लग सकती है, रिज़ल्ट लग सकता है, टीचर रेगुलर आ रहा है नहीं आ रहा है, टीचर्स की अटेंडेंस लग सकती है, यानी कि मंथ में कितने दिन आया कितने दिन नहीं आया। ठीक है, ये सारा का सारा काम हम क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। स्कूल की डेटाबेस के अंदर आ जाता है। तो अब देखिए ना, एक टेबल के अंदर तो हम नहीं रखेंगे। जैसे कि स्टूडेंट की टेबल होगी तो वो अलग हो जाएगी, ये स्टूडेंट की टेबल हो गई, स्टूडेंट के रिकॉर्ड की टेबल, सही है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये टेबल अलग हो गई। अब दूसरी टेबल चाहिए टीचर के लिए, तो मुझे टीचर के लिए अलग टेबल रखनी पड़ेगी। एक्सपेंस के लिए रखनी चाहिए तो वो अलग होगी। स्टक आउट्स, स्टूडेंट कितने हमारे पास आउट हो चुके हैं उनके लिए अलग टेबल रखनी पड़ेगी। करंट स्टूडेंट कितने पढ़ रहे हैं उनके लिए अलग टेबल रखनी पड़ेगी। कितनी मंथली फ़ीस आई है हमारे पास टोटल, उसके लिए अलग रखनी पड़ेगी। एक्सपेंसिव्स अलग रखने पड़ेंगे। यानी कि बहुत सारी टेबल्स बन सकती हैं। तो डेटाबेस का मतलब ये होता है द कलेक्शन ऑफ मल्टी टेबल्स, बहुत सारी टेबल्स का मिलाकर हम एक डेटाबेस बना देते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं। रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल किसी का भी डेटाबेस बन सकता है ना, लाजमी नहीं है कि मैं स्कूल का डेटाबेस बनाऊँ, मैं बैंक का बना देता हूँ। लाजमी नहीं मैं बैंक का बनाऊँ, मैं एयर रिजर्वेशन का बना लेता हूँ, यानी कि जो हवाई जहाज़ के अड्डे होते हैं वहाँ पर भी डेटाबेस होती है। आप अपना रख सकते हैं, आप अपने, इवन कि आप अपने घर का जो आपका घर का अखराजात होते हैं वो भी रख सकते हैं आप अपनी, यानी कि एक फ़ाइल में रख सकते हैं कि डेली मेरे कितना होता है, कितनी आउटगोइंग, कितनी इनकम होती है, किसको मैं कितना देता हूँ। आप अपनी कंपनी का रख सकते हैं, आप दुकान चलाते हैं, दुकान का डेटाबेस बना सकते हैं, कितना सामान आया, कितना गया, कितना मेरे पास अवेलेबल है, ये सारा का सारा आपका डेटाबेस का काम होता है। आई थिंक आप समझ गए, समझ गए बेटा, कोई सवाल तो नहीं है इसमें। यानी कि डेटाबेस हमें समझ में आ गया कि डेटाबेस का मतलब होता है एनीथिंग, किसी का भी डेटाबेस बना दो, उसके अंदर मल्टी टेबल्स बनती हैं, बहुत सारी टेबल्स का फॉर्मेट का इस्तेमाल करके हम डेटाबेस को बना रहे होते हैं। और टेबल्स इस तरीके से बनती है जैसे कि सीरियल नंबर, ये हेडिंग्स हो जाती हैं, ये हमारी वैल्यू आ जाती है इसके अंदर। जैसे फ़ीस है तो 2000 फ़ीस आ गई, नेम है तो अशरफ आ गया, सीरियल नंबर है तो 1 आ गया। यानी कि इस तरीके से हम बनाते हैं। सही है, समझ गए। अब देखिए, इनको मैनेज करने के लिए, इन सबको मैनेज करने के लिए एसक्यूएल डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको डेटाबेस बनाना आना चाहिए। सही है ना। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे कि ये अभी मैंने MS वर्ड पे पूरा डेटाबेस लिख दिया, खुश हो गया, नहीं, इसको सर्च भी करना है, इसको डिलीट भी करना है, इसको अपडेट भी करना है, इसके ऊपर मुझे रिलेशंस भी लगानी है। मतलब बहुत सारा काम होता है डेटाबेस के अंदर। ये नहीं है कि मैंने MS वर्ड में बना दिया। MS वर्ड में अगर मैंने बना दिया, ये पूरी टेबल्स बना दी, मैंने 5000 स्टूडेंट बंदों का नाम रख दिया, अब 5000 में से मैं कैसे देखूंगा कि अहमद का नंबर कौन सा है, सर अहमद का? सर्च क्यों? सिर्फ हम सर्च बॉक्स होना चाहिए, मैं लिखूँ अहमद तो उसका पूरा डेटा आना चाहिए मेरे सामने, तस्वीर वगैरह हर चीज़। हाँ, कितना वो क्या, जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, हम प्रोडक्ट्स में यही कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी हम ऐसा ही करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर्स का वो दिखा दूंगा डेमो, तो उन सॉफ्टवेयर्स के डेमो के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। अब मैं देखें, मैं आपको एक डेमो चलो दिखा देता हूँ यहाँ पर।
एक सॉफ्टवेयर का भी डेमो दिखा देता हूँ। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है और उसका मैं डेमो दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ से जो है एक मिनट बेटा, मैं इसकी एक्सी चला लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जैसे ये मेरे पास स्टोर का सॉफ्टवेयर है। यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम सर्च करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, उमर भाई के नाम से मैंने बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड वगैरह लगा देता हूँ। जब तक पासवर्ड वगैरह हम नहीं देंगे तो ये ओपन ही नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि योर पासवर्ड आर नेम जो है इनकरेक्ट है। देखें बता रहा है इनवैलिड पासवर्ड प्लीज़ ट्राई अगेन। तो मैं यहाँ पर जो है सही से नाम दे देता हूँ और मैं इसको ओपन करवा लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर मैं आ जाता हूँ पॉइंट ऑफ सेल में, यानी कि जहाँ पर मुझे खर्चा करना है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बार कोड, इंटर बार कोड आर प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ आ रहा था। देखिए मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, क्विक सेल पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको एक बार दोबारा से चला कर दिखाता हूँ। अब देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंटर बारकोड आर डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रोडक्ट का नाम दें या बारकोड दें। तो देखिए यहाँ पर मैं 1 दे देता हूँ। जैसे ही मैंने 1 लिखा तो इसने क्या कर दिया, सर्च कर दिया उसको। ठीक है, यानी कि सर्चिंग का काम हो रहा है ये देखिए ना, यहाँ पर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। किसको सर्च करना, बारकोड 2 को सर्च करना चाह रहा हूँ, बारकोड 3 को, बारकोड 1 को, बारकोड 12 को। जिसको मैं सर्च करूँगा, जिसका नाम लिखूँगा, उसको ये सर्च करके दे देगा मुझे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर सर्च करके दे रहा है, फिर मैं इसको पेमेंट करूँगा या कुछ भी है XYZ, वो मेरा काम है। तो सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ, जैसे ये कस्टमर है। अब देखिए कस्टमर में, अब कस्टमर में मैं यहाँ पर अशरफ लिखता हूँ, आ रहा है अशरफ का रिकॉर्ड, ये देखिए आ रहा है अशरफ का रिकॉर्ड। कस्टमर में अली लिखता हूँ तो अली का रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये मैंने पूरा डेटाबेस के ऊपर काम किया हुआ है। बैकएंड में मेरा डेटाबेस चल रहा है, कितनी इनवाइसेस गई, कितना काम हो रहा है, क्या हुआ है, कितने कस्टमर्स हैं, कितना मैंने पॉइंट ऑफ सेल किया हुआ है, कितना सेल है, परचेज़ है, सब कुछ मैंने ऐड किया हुआ है। तो ये सारा का सारा काम कहाँ होता है, डेटाबेस के अंदर होता है और सर्चिंग में हो रहा है। मैं सर्च कर रहा था, उसका रिकॉर्ड आ रहा था, एक जगह पर सेव्ड था, वहाँ से रिकॉर्ड उठ के आ रहा था। ठीक है, तो हम ये डेटाबेस कैसे बनाते हैं आज ये देखने वाले हम। यहाँ तक समझ गया आप लोग, क्लियर हो गया, सर्चिंग वगैरह समझ में आ गई। अब देखो डेटाबेस बनाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। आप MS एक्सेस को इस्तेमाल कर सकते हो, आप ओरेकल को इस्तेमाल कर सकते हो, आप जो है कोई और यानी कि SQLite को इस्तेमाल कर सकते हो, आप जो भी सर्वर को इस्तेमाल, ज़ैम सर्वर को इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम जो है वो SQL सर्वर को इस्तेमाल करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप लोग को ये मैं दे दूँगा, ठीक है, और आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना। MS SQL, मैं SQL को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे सामने SQL सर्वर आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेना आप लोग। ठीक है, मैं अभी जो SQL सर्वर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 2012 इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, SQL सर्वर 2012 इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हो, मतलब 12 इस्तेमाल कर सकते हो आप। उसके अलावा जो है 16 इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अलावा 8 है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको जो इस्तेमाल करना है कर लेना। मैं ये आप लोगों को 12 दे दूँगा जो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। और एक चीज़ याद रखना कि ये SQL सर्वर पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। SQL सर्वर हमारा मेन है। ठीक है, अगर हम SQL सर्वर के ऊपर काम, यानी कि SQL सर्वर को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। अगर आपने SQL सर्वर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आपका यानी कि आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। मैं कहता हूँ दुनिया का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा जो SQL सर्वर के अलावा हो, यानी कि सर्वर नहीं कह सकते, डेटाबेस के अलावा हो। दुनिया का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा जो डेटाबेस के अलावा हो। हाँ, होते हैं C लैंग्वेज के, जिसके अंदर फाइलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, फाइल्स का,
वो भी एक किस्म की डेटाबेस ही होती है, मगर उसके अंदर सर्वर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। वो ये होता है कि एक फ़ाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि ड्राइव का इस्तेमाल कर लेते हैं, डी ड्राइव, सी ड्राइव, आपका डेटा वहीं पर सेव हो रहा होता है। मगर सी लैंग्वेज का आजकल मैनुअली जितना था पुराने ज़माने में था तो था नहीं, अब आजकल सी लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, अब अगर सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ साथ HTML और PHP की कनेक्टिविटी करवा लेते हैं, फिर जाकर उनका जो है वो सॉफ्टवेयर सेट हो जाता है। अभी मैं गया था एक बैंक में, मेरे ख्याल में HBL बैंक थी या पता नहीं कौन सी थी, वहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर देखा सी लैंग्वेज पे बना हुआ था, मगर उसकी कनेक्टिविटी की हुई है उन्होंने, यानी कि वो दोनों सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, एक सी लैंग्वेज का बना हुआ सॉफ्टवेयर चला रहे हैं और जो दूसरा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वो उस पर HTML PHP पे बना हुआ है, PHP का बना हुआ सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। तो बेटा आपके सामने जब आप SQL सर्वर को ओपन कर लेंगे, जब इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करते वक्त आप लोगों को थोड़ी सी मे भी हो सकती है परेशानियाँ आएंगी, थोड़ी सी भी नहीं, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। सो आपने वो इंस्टॉल करना है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, मगर जो वीडियो वाले हैं वो तो थोड़ा खुद ही देख लेंगे, नहीं तो मैं उनको भी बता दूंगा कि किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा इंटरफेस। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगा डेटाबेस। इस डेटाबेस पर आपने क्या करना है, यहाँ पर प्लस की सिंबल आ रही है, इस पर क्लिक करना है। आप जब कर लेंगे तो आपके सामने, यानी कि ये तो मेरे बने हुए डेटाबेसेस हैं, मगर आपने क्या करना है, एक नया डेटाबेस बनाना है। सही है। आप यहाँ पर देखेंगे ये सारे के सारे डेटाबेसेस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। आपने क्या करना है, ये डेटाबेस लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक, इस पर क्या करना है, राइट क्लिक, माउस से राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक। सही है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, न्यू डेटाबेस। सबसे पहले देखिए इस प्लस पर आप क्लिक करें या ना करें ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने प्लस पर इसलिए क्लिक किया ताकि वो जो ड्रॉप डाउन है वो नज़र आ जाए। आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और क्या लिखा हुआ आ जाएगा, न्यू डेटाबेस। इस पर आकर आपने क्लिक करना है, न्यू डेटाबेस पर। जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये जो है ड्रॉप डाउन आपके सामने आ जाएगा, एक विज़ार्ड आपके सामने आ जाएगा ड्रॉप डाउन के रो में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, डेटाबेस नेम। तो यहाँ पर आप सबसे पहले डेटाबेस का नाम देंगे। जैसे कि मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ बैंक, मुझे बैंक का डेटाबेस बनाना है, नहीं तो बैंक का हम नहीं बनाते, हम स्कूल का बना लेते हैं, स्कूल 2 के नाम से। ऑलरेडी मेरे ख्याल में मेरे पास स्कूल का नाम से बना हुआ डेटाबेस है, तो ये एरर ना दे। ठीक है, मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद डेटाबेस नेम दे दिया मैंने स्कूल के नाम से, स्कूल 2 के नाम से। ये देने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये जो है आपके सामने आ जाएगा कि आपका जो है स्कूल 2 के नाम से आपने डेटाबेस बनाया हुआ है, और ये जो है इतनी MBs का बना हुआ है इस वक्त। सही है, इतनी MBs का आपने ये बनाया हुआ है, फाइल ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, रो डेटा। यानी कि रो डेटा के अंदर फाइल ग्रुप में आपके सामने आ जाएगा प्राइमरी या कुछ भी। चलो ये जो भी चीज़ आ जाए ना, इनको आपने कुछ भी नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही छोड़ देना आपने। यहाँ पर आकर क्या लिखना है आपने, डेटाबेस का नाम, कुछ भी नाम कोई भी हो सकता है, आप अपने नाम से भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो ऑनर है इसको भी आपने डिफ़ॉल्ट ही रखने देना है। फिर उसके बाद आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आकर ओके कर देना है। क्या कर देना आपने, ओके। समझ गए, मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद वो जो डेटाबेस थी, वो जो एक ड्रॉप डाउन आपके सामने, सॉरी विज़ार्ड आपके सामने आया था, वो क्लोज़ हो गया। मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर इस प्लस पर क्लिक कर देता हूँ, और प्लस पर क्लिक करने के बाद मेरे डेटाबेस का नाम क्या था, स्कूल 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, पहले स्कूल 2 नहीं था, जब मैंने स्कूल 2 बनाया तो यहाँ पर स्कूल 2 के नाम से ये मेरा डेटाबेस आ गया। सही है, समझ गए। अब आपने क्या करना है, ये स्कूल 2 जिस नाम से आपने डेटाबेस बनाया है,
आपने इसकी ये जो प्लस है ना, इस पर क्लिक करना है आपने। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है डेटाबेस डायग्राम, टेबल्स, व्यूज़, ठीक है। उसके बाद ये जो सिनोनिम्स है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने। मगर आपने क्या करना है, ये फ़िलहाल इन ट्रिगर्स को, इन सबको हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो भी है स्टोर प्रोसीजर्स को, सबको इस्तेमाल करने वाले हैं। मगर अभी हम क्या करेंगे, अभी जैसे कि यहाँ पर स्कूल 2 पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा टेबल्स, आ रही हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम भी जब भी डेटाबेस बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होती हैं, टेबल्स होती हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इस टेबल पर राइट क्लिक करना है और क्या लिखा हुआ आ रहा है, न्यू टेबल। तो इस न्यू टेबल पर क्लिक करूँगा मैं। जब न्यू टेबल पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने इस तरीके से आ जाएगा। क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉलम नेम, डेटा टाइप। तो कॉलम नेम सबसे पहले हम दे देते हैं आईडी का, आईडी का दे दो, या ऐसा कर लो कि सीरियल नंबर का दे दो, कॉलम नेम, कॉलम का नाम, जो हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब ऐसे समझ लो कि अभी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इंटीजर। क्या कर दिया मैंने, इंटीजर। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं आता, हमने खुद रखना होता है। ऑटो इंक्रीमेंट कह रहे हो, एक्सेस में ऑटो इंक्रीमेंट होता है ना, जैसे कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, तो हम खुद करते हैं। इसमें खुद करना पड़ता है। हाँ, इमेज भी रख सकता, जकाश भी रखना चाहिए तो रख सकता। सीरियल नंबर, अब सीरियल नंबर पर यहाँ पर ये जो ब्लैक सा आपको नज़र आ रहा है आप लोगों को, छोटा सा डॉट, इस पर राइट क्लिक करना है आपने। राइट क्लिक करने के बाद सबसे पहला वाला ऑप्शन क्या आ रहा है, सेट प्राइमरी की, इस पर क्लिक कर देना आपने। क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉलम प्रॉपर्टीज़। इस कॉलम प्रॉपर्टीज़ को मैं जूम आउट थोड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना। ये आ रहा है स्क्रॉल आपके सामने, इस स्क्रॉल को नीचे करना है आपने। यहाँ पर आएगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन आ रहा है आपके सामने। आपने क्या करना है, इस पर ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस आइडेंटिटी जो है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, नो लिखा हुआ आ रहा है। इसको आपने क्या कर देना है, यस कर देना है। इसका मतलब ये है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बता रहा है आप लोगों को, आइडेंटिटी इंक्रीमेंट क्या बता रहा है, 1, और सीट भी आपको बताएगा 1। मतलब ये ऑटो इंक्रीमेंट करता जाएगा। हमने इसके अंदर हम नहीं लिख सकते, प्राइमरी की लगा दिया हमने। हम जो है ना सीरियल नंबर नहीं देंगे, सीरियल नंबर हमारे ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ एस नेम। एस नेम का मतलब क्या है, स्टूडेंट नेम। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं एक डेटा टाइप का इस्तेमाल कर लेता हूँ, var4, वेरिएबल इन कैरेक्टर्स। सही है। अब मैं इस टेबल को करता हूँ सेव, कंट्रोल S। इसकी लेंथ जो है वो 50 है, ठीक है। यानी कि 50 नामी कैरेक्टर्स आप यहाँ पर दे सकते हैं, 50 नाम के कैरेक्टर्स। सही है। आप यहाँ पर बढ़ा दें, आपकी मर्ज़ी है, जितना भी लिखना चाहें। 50 दे दें, 40 दे दें, 10 दे दें, 2 दे दें, 1 दे दें, यानी कि ये आ जाएगी आपकी लेंथ। हाँ, मतलब नाम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, नाम में यही होता है 50 कैरेक्टर्स। 50 तो बहुत ज़्यादा, 10। अशरफ है तो 6 कैरेक्टर्स है, ठीक है, अशरफ अली, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपके कैरेक्टर्स में कितना 50 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 कैरेक्टर्स, आप 50 कैरेक्टर्स दे सकते हैं। एस नेम मीन्स के स्टूडेंट का नाम, ठीक है। और एक चीज़ और हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं फ़ीस के लिए, स्टूडेंट की फ़ीस, ठीक है। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं फ़ीस के लिए हमेशा, वैसे अमाउंट मीन्स के नंबर्स में आ जाता है ना, तो हम यहाँ पर फ्लोट इस्तेमाल कर लेते हैं, इंटीजर इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंटीजर मतलब नंबर होता है, फ्लोट मतलब भी नंबर होता है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर पॉइंटिंग वैल्यू आ सकती है, फ्लोटिंग में क्या होता है, पॉइंटिंग वैल्यू। यानी कि अब एक बंदे की जो है, चलो फ़ीस में ऐसा नहीं रख देते, फ़ीस मैंने इंटीजर ही रखा हूँ सारा। ये प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट की कीमत होती है ना, परचेजिंग या सेलिंग, उसके अंदर हम फ्लोट रखते हैं।
फीस मतलब ऐसे ही होता है भाई 1500, 1400, 1300, यानी कि पूरी हो। हाँ, मतलब आप फ्लोट लिखना चाहें तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहें तो आप नहीं लिख सकते, आपकी मर्ज़ी है। हाँ, नंबर भी दे सकते हो, हाँ फ्लोटिंग, हाँ पॉइंटिंग वैल्यू है तो पॉइंटिंग वैल्यू दे सकते हो आप फ्लोटिंग के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ, इस टेबल का नाम क्या रख लेते हैं, स्टूडेंट TDL, स्टूडेंट टेबल। क्या नाम रख दिया मैंने, देखो अब यहाँ पर हम आते हैं, ये जो टेबल्स है इस टेबल के प्लस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे आ रहा है स्टूडेंट टेबल, सही है। मैं यहाँ से इसको ये जो आपने लिखा है इसको भले आप हटा दें, अब इसका कोई हमारा काम नहीं है हमारे सामने। हम क्या करेंगे, देखिए स्कूल जो डेटाबेस बनाई थी, स्कूल 2 के नाम से जो हमने डेटाबेस बनाई थी, ठीक है, उस पर हमने राइट क्लिक किया तो हमने क्या बना दिया, सॉरी स्कूल के 2, जब हमने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ये जो आ रहा है टेबल्स, इस टेबल पर राइट क्लिक किया तो हमने क्या बना दिया, न्यू टेबल बना दी। अब जब हमने हमारी न्यू टेबल बन गई तो किस नाम से हमने बनाई थी, स्टूडेंट टेबल, ये लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। अब इस पर आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सामने सबसे पहले क्या आ रहा है, न्यू टेबल हमने नहीं बनानी। दूसरे बात क्या आ रहा है, डिज़ाइन व्यू भी हमने देख लिया, डिज़ाइन व्यू के अंदर तो हमने डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद क्या आ रहा है, सिलेक्ट करेगा जितनी भी आपकी टॉप 1000 रोज़ होंगी उनको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 200 रोज़, तो हमने किस पर क्लिक करना है, एडिट टॉप 200 रोज़ पर क्लिक करेंगे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, ये देखें ध्यान से, जितनी भी सेव करना चाहो। यहाँ पर सीरियल नंबर में तो मैं कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, देखें 4, 5, 2, 9 कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। क्यों ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि इसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। यहाँ पर देखिए मैंने अशरफ दिया, देखना अभी फीस में देता हूँ यहाँ पर जो है 200, जैसे मैं नीचे आता हूँ तो देखो यहाँ 1 हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली हो गया 1। यहाँ पर देता हूँ अली, फीस में देता हूँ 300, ये ऐसे ही आ रहा है। अब अभी तक हमने ऐड नहीं किया था, तो जब तक ऐड होता है, जब तक होता रहेगा तब तक ये रेट साइन देता है। मैं यहाँ पर देता हूँ अहमद, आ रहा है, और यहाँ पर देता हूँ 400, सही है। यहाँ पर देता हूँ मैं अकबर, आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम देते हैं 500। तो इस तरीके से ये टेबल बन गई जो मैंने बताई थी आपको MS वर्ड के अंदर। अब ये टेबल में जाकर अपने जो जब मैं .NET का इस्तेमाल यानी कि विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करता हूँ, वहाँ पर जाकर ये टेबल कॉल करवाऊँगा तो वहाँ पर ये सारी की सारी डेटा आ जाएगी। यानी कि SQL सर्वर जो है वो हमारा अलग है, और जो यानी कि क्या कहते हैं .NET है वो अलग है। इन दोनों के बीच में मुझे कनेक्टिविटी करनी है, फिर मुझे डेटा वहाँ पर जाकर दिखानी है। समझ गए आप लोग ये चीज़? आगे बढ़ूँ या सही है इतना? बताएं, जल्दी करें। ओके, ठीक है सर। तो यहाँ तक आप लोगों को जो चीज़ समझ में नहीं आया आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, फिर हम इसी को कल और मज़ीद यहीं से ही स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आया आप मुझसे सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।